1,10,000 से ज़्यादा मजदूर हड़ताल पर चले गए। इसी दौरान जब पादरी कोपेन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हो गए। 1905 की क्रांति के दौरान संसद या ड्यूमा के गठन पर जार ने अपनी सहमति दे दी और फिर जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, जिसके एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, जबकि दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए थे। शुरू में तो रूसियों ने जार को समर्थन दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद प्रमुख पार्टियों से सलाह लेना बंद कर दिया। इससे उसके प्रति समर्थन कम होने लगा और जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बढ़ती गईं। और इसी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। फिर 1914 से 1916 तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों, इमारतों सभी को नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन सेना वहां नहीं टिक सके। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। बाहर से मिलने वाली आपूर्ति बंद हो गई। रूस के औद्योगिक उपकरण तेजी से बेकार होने लगे, रेलवे लाइनें टूटने लगी और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। शाही रूसी सेना भी क्रांतियों को समर्थन देने लगी। इससे जार की सत्ता ढह गई। अब आता है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। अब बात है 1917 की सर्दियों की, जबकि वहाँ पेट्रोग्राद की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। पेट्रोग्राद में क्या था, नेवा नदी के दाएं तट पर तो मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने थे, जबकि बाएं किनारे पर यानी दूसरे किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। ड्यूमा की भी वहीं बैठक होती थी। 22 फरवरी को बाएं तट पर स्थित फैक्ट्री में तालाबंदी की घोषणा कर दी गई और उसके समर्थन में 50 और फैक्ट्रियों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी और बहुत सारे कारखानों में तो हड़तालों का नेतृत्व औरतें कर रही थी। ड्यूमा में पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक फरवरी 1917 को संपन्न हुई। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। अप्रैल 1917 में बाल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन, वो भी रूस वापस आ गए। लेनिन के नेतृत्व में बाल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। उसकी कुल 3 मांगें थीं। उन्होंने यह भी कहा कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बाल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बाल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सबसे पहले तो चूंकि बाल्शेविक निजी संपत्ति के पूरी तरह से खिलाफ थे, अतः बैंकों का नवंबर 1917 तक राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था और 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। बाल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 1917 में बाल्शेविकों ने संविधान सभा के चुनाव कराए। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बाल्शेविकों ने ब्रेस्ट-लियोव्स्क की जर्मनी से संधि कर ली। अब रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। 1918 व 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण था। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश, जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थीं। इन टुकड़ियों और बाल्शेविकों के बीच रूस में गृह युद्ध हो गया, जिसके चलते लूटमार, डकैती, भुखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैली। रूस में क्रांति से पूर्व 2 वर्ग थे, जबकि फ्रांसीसी क्रांति में 3 वर्ग थे, अधिकारयुक्त और अधिकार विहीन। रूसी क्रांति में स्त्रियों का कायाकल्प कर दिया। वे चिकित्सक, फॉरमैन और राजदूत बनने लगी। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन रूस का तानाशाह बना। इसने 1928 में पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ किया। यही कारण है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमतें तय कर दी। स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकानों पर छापे मारे।
स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण। इसके बाद भी अनाजों की कमी बनी रही तो खेतों में सामूहिकीकरण का फैसला लिया। 1929 से पार्टी के सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया गया। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। बाल्शेविकों ने जिस सत्ता पर कब्जा किया और शासन चलाया उससे यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे इंग्लैंड में। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में व्यापक पुनर्विचार किया गया।